नमस्कार। मुकाबला में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। जब से सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद किए हैं, आपने देखा होगा किस तरह से बैंक्स और एटीएम के आगे लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये वो लोग हैं जो परेशान हैं, जो अपने पुराने जो नोट हैं वो बदलना चाहते हैं। कुछ वो लोग हैं जो रोजमर्रा की जिनकी जरूरत है, उनके पास जो पैसे हैं उनसे पूरे नहीं हो रहे हैं, वो परेशानी में हैं। कुछ लोग डरे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे इंफॉर्मेशन लोगों तक जा रही है कि कितने पैसे वो निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन एटीएम में जब लोग जा रहे हैं तो कैश वहां पर खत्म हो जा रहा है। बैंक में क्योंकि संख्या लोगों की इतनी ज्यादा है, वहां पर कैश खत्म हो जा रहा है, वक्त लग रहा है। ये सारी चीजें लोगों को परेशान कर रही हैं। लेकिन तो भी हमने देखा है कि कतारों में लगने के बावजूद, इतनी सारी कठिनाइयां उठाने के बावजूद, किसी की जेब में चवन्नी भी ना हो तो भी वो यही कह रहा है कि अगर काला धन इस एक स्टेप से खत्म होता है तो ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे विपक्ष हो या फिर जानकार हो, वो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये कदम जो उठाया गया है वो काला धन को खत्म करने के लिए, जो टैक्स चुराते हैं उनसे सही पैसे निकलवाने के लिए, सही टैक्स निकलवाने के लिए, टेरर फंडिंग रोकने के लिए, क्या ये एक कदम काफी है? क्या ये सचमुच कारगर साबित होगा? इसी पर चर्चा आज मुकाबला में हमारे खास मेहमानों से। आपका परिचय करा देते हैं, कौन कौन यहाँ पर हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में है। हमारे साथ यहाँ पर राजेश शर्मा हैं, बीजेपी के नेता हैं, सीए भी हैं और नेशनल कन्वीनर रहे थे सीए सेल के। हमारे साथ यहाँ पर दिल्ली स्टूडियो में है सुधींद्र भदौरिया हैं हमारे साथ, नेता हैं बीएसपी के और काफी मजबूती से बीएसपी का पक्ष रख रहे हैं। विवेक खरे साहब है हमारे साथ, करेंसी पे काफी दिनों से काम किया है और एक एक चीज करेंसी के बारे में पता है, किस तरह से, कहां से आता है और क्या इसका हाल होता है। एमएल शर्मा है हमारे साथ, पूर्व स्पेशल डायरेक्टर हैं सीबीआई के, और प्रतीक चौधरी हैं, पूर्व चेयरमैन हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। राजेश शर्मा जी, सबसे पहले क्योंकि जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, आपसे ही जानना चाहती हूँ कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आ रही है, उस दिन तो हालांकि रात में हमने देखा था 8 बजे सरप्राइज अनाउंसमेंट था पीएम का और अफरा तफरी उसी वक्त से मच गई थी। लेकिन 2 दिन बाद, 3 दिन बाद भी जब लंबी कतारें होती हैं और लोग कहते हैं कि कैश नहीं है, तो क्या हम ये जानना चाहते हैं कि प्रिपरेशन जो है, जिसके बारे में बार बार कहा जाता है कि हमने बहुत दिनों से, भले ही भाषण जो था वो सरप्राइज था, ये एक्शन सरप्राइज था, लेकिन जो कदम उठाए जा रहे थे, नोट पहुंचाए जा रहे थे, वो काफी वक्त से पहुंचाए जा रहे थे। लेकिन क्या ये काफी प्रिपरेशन था? क्योंकि लोग अभी भी परेशान हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये एक ब्लैक मनी एक किसी तरीके से नासूर बन गया था, एक बीमारी बन गई थी भारत की इकोनॉमी के लिए। जब भारत की इकोनॉमी में ऐसी एक नासूर और एक बीमारी हो तो उसका ऑपरेशन करने की जरूरत होती है। जब किसी भी चीज का आप ऑपरेशन करते हो, कुछ दिन आपको हॉस्पिटल में रहना और तकलीफ झेलनी पड़ती है, पर उसके बाद आप उस बीमारी से रहित होकर के बाहर आते हो, तो वो जो एक स्पैन होता है 10, 15, 20 दिन का, उसकी तकलीफ लोगों को उठानी पड़ेगी। पर उस तकलीफ के बाद में देश भर में एक बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। जब यहाँ के बैंक्स कैश रिच होंगे, जब यहाँ की जीडीपी के ग्रोथ होगा, जब इन्फ्लेशन कम होगा, जब प्रॉपर्टी कम होगी, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं हो प्रॉपर्टी लेगा, जब लोन के सस्ते रेट होंगे, ऐसे कई टाइप के फायदे होंगे। और आज के दिन मैं आपको बताऊं, कहीं भी आप कतारों में, आपके टीवी वालों ने इंटरव्यू किया है, हर कोई खुश है कि हम कतार में लगे हैं, हमें ये तकलीफ एक बार हो रही है, पर हम खुश हैं कि इस देश में गरीबों की सुनी गई है, इस देश में ईमानदारों की सुनी गई है। यानी कि बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था, असल में 15 से 20 दिन लगने वाले, यानी कि 3 से 4 हफ्ते लगना निश्चित है। सब कुछ सामान्य 15 दिन के आसपास का समय लगना है। इसके ऊपर एक चीज और बताऊंगा, इसमें लाखों नोट छापे जाने हैं। आज करोड़ों नोट छापे जाने हैं। 300 करोड़ नोट छापने इतने आसान नहीं है। ये बड़े गुप्त तरीके से करा जाता है। तो नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन जो छनकर आ रही है वो ये कि प्रिपरेशन काफी दिनों से चल रहा था, तो नोट तो छप चुके होंगे ना? नोट छपे हुए हैं, नोट आए हुए हैं, ट्रेजरीज में हैं, और उनका ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज की एक लॉजिस्टिक्स होती है, उसका टाइम लगता है। पर हर कुछ दिनों में आप देखिएगा कि इसमें जो आपके विड्रॉल का अमाउंट है वो भी वो लोग बढ़ा रहे हैं। उन लोगों ने टाइम टू टाइम हर चीजों के ऊपर एनालिसिस करके आपको कुछ दिनों में ऐसा सिस्टम आ जाएगा कि जो आप जितना भी चाहोगे अमाउंट वो आ जाया करेगा। ऐसा ठीक है। प्रतीक चौधरी जी, आप लगातार देखते रहे, इसमें क्या जो प्रिपरेशन है आपको लग रहा है कि काफी रहा है और लोग जो परेशानियां झेल रहे हैं वो कारगर साबित होगी? देखिए, प्रिपरेशन में यह है कि 500 का नोट और 1000 का खत्म किया है। हाँ।
उसको रिप्लेस कर रहे हैं अब 100 से। तो इसलिए नोटों की आपूर्ति में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बैंक्स भी जो है एटीएम्स में 100 का नोट नहीं रखते, 500 और 2000 भी रखते थे। वजह ये है कि 100 का नोट रखेंगे तो हम जो उसके अंदर कैपेसिटी होती है मशीन की 3 या 5 लाख है, और किसी ने अगर 25,000 रुपए लिए तो 20 आदमियों ने 5 लाख क्लियर कर दिया। तो इसलिए ज्यादा लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए 5 लाख 50, 500 और 1000 की रखी जाती थी। पर इसके अंदर ये है कि लॉजिस्टिक्स की इश्यूज तो है ही, पर इसको जितने जल्द से जल्द निपटाया जाए, और मेरे ख्याल बैंक सैटरडे संडे को खुले जाएंगे दूसरे दिन, तो ये धीरे धीरे होते होते ऐसी हफड़ा दफड़ी मचती है जैसे एक बार आपको याद होगा प्लेग की ये फैल गई थी र्यूमर्स, तो उसके अंदर लोगों ने दवाइयां लेनी शुरू कर दी और थोड़ी ही देर में बाजार से दवाइयां गायब हो गई। तो कुछ तो लोगों को भी ज्यादा जिस चीज की शॉर्टेज है उसको ज्यादा पकड़ने की इच्छा होती है, बट ये 4-5 दिन में, और थोड़ी तो कठिनाई होगी। जैसे हम घर में भी अगर स्प्रे करें मच्छर मारने के लिए तो वो कमरा तो बंद करना ही पड़ता है ना, तो उस कमरे को छोड़ के आना पड़ता है, 3-4 घंटा रखना पड़ता है। तो ये थोड़ी देर की इनकन्वीनियंस जरूर है, बट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड इकोनॉमी एंड ऑफ द पीपल ये अच्छा कदम है। ठीक है एमएल शर्मा जी, जो एक बड़ा लॉजिक है जो शायद टेरर फंडिंग से जुड़ा है, हमने बार बार देखा है कि किस तरह से बात हो रही है कि पाकिस्तान से फर्जी नोट आते हैं, यहाँ पकड़े भी जाते हैं, नेपाल के जरिए भी आते हैं, दूसरी जगहों से भी आते हैं। तो ये एक चीज़ जो यहाँ पर की गई है, आपको लगता है कि ये फर्जी नोट का पूरा रैकेट जो है उसको रोक पाएगी? बिल्कुल, फर्जी नोट जितने भी अपनी इकोनॉमी में हैं एक बार तो समाप्त हो जाएंगे। हमारी क्राइम इन इंडिया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पब्लिकेशन है, जिसमें हर साल जो काउंटरफीट करेंसी है उसकी स्टैटिस्टिक्स, जो सीजर होती है उसकी स्टैटिस्टिक्स देते हैं। तो 2015 की क्राइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि 1000 डिनोमिनेशन के 50 लाख नोट जब्त किए गए। ठीक है, अब इसको 50 लाख को यानी कि आधे करोड़ को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 500 करोड़ हो गया। और उसमें यह भी कहा गया है कि 500 रुपए डिनोमिनेशन के 40 लाख नोट जब्त किए गए एक साल में, तो ये 200 करोड़ हो गया। 700 करोड़ रुपया जब्त किया गया जो फर्जी है, काउंटरफीट है। लेकिन आप मेरी बात माने, ध्यान से सुने, ये जो सीजर्स हुए हैं ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हर जो करेंसी नोट चलता है, नकली काउंटरफीट चलता है, वो पकड़ा नहीं जाता है, कभी कभी चांस से पकड़ा जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इकोनॉमी में फॉल्स वैल्यूज कैसे पैदा हो गई हैं बिकॉज ऑफ काउंटरफीट करेंसी। अब इसका संबंध, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसका संबंध आतंकवाद से भी है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में, दूसरे देश में एक प्रिंटिंग प्रेस है, पाकिस्तान में प्रिंटिंग प्रेस है। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि जो प्रिंटिंग के लिए पेपर आता है वो भी जर्मनी से आता था और इंक भी जर्मनी से आती थी। पाकिस्तान को भी पेपर जर्मनी से आता था, इंक भी जर्मनी से आती थी। तो उन्होंने अपनी जो मशीनें थी अपनी पाकिस्तानी करेंसी छापने के लिए उनको थोड़ा ऊपर नीचे करके हमारी करेंसी छापना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हमारे पास ऐसी कोई स्टडी है जो बताती हो कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ के कितनी फेक करेंसी छपी है? कोई देखिए, ये स्टडी कोई बता नहीं सकता है। जो सीजर होते हैं उससे सिर्फ आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो अब पहले हमारे सिक्योरिटी फीचर्स चौधरी साहब ज्यादा जानते हैं, सिर्फ 11 या 12 थे। अब जो नया करेंसी आ रहा है 2000 वाला, 500 वाला, इसमें उन्होंने 19 सिक्योरिटी फीचर कर दिए हैं। तो अब ऐसा मान के चलते हैं कि अब पाकिस्तानी सरकारी प्रेसों को, मैं जानबूझ इस पे जोर दे रहा हूं, ये काउंटरफीट ऑर्डिनरी काउंटरफीट नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काउंटरफीटिंग है, उनको बहुत जोर पड़ेगा। और इसलिए एक बार तो सफाया काउंटरफीट करेंसी का हो जाएगा। एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये कि हमने कभी किसी आतंकवादी को जब हमने पकड़ा है यहाँ पर, तो हमने नहीं देखा है कि वो बोरे में कैश लेकर आता है। ठीक है, अक्सर क्या होता है, अब जब हम ये एक बिल्कुल फाइनेंशियली भी एक नया वर्ल्ड है, एक नई दुनिया है, तो क्या इलेक्ट्रॉनिकली वो लोग ज्यादा हैंडल ये सारी चीजें नहीं करते हैं? देखिए, हम बीएसएफ में भी रहे हैं, बॉर्डर फेंस लगा हुआ पंजाब बॉर्डर पे, वहां क्या होता है, 3 चीजों को एक एक साथ फेंका जाता है। आर्म्स, छोटा हथियार, ड्रग्स और काउंटरफीट करेंसी। जो हमारी बार्ड वायर फेंस है, काफी बड़ी है पंजाब में,
बांग्लादेश की तरफ तो थोड़ा कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस पैटर्न को स्टडी कर लेते हैं गश्त टीमों को और बाहर से दूसरी तरफ फेंक देते हैं, और प्री अपॉइंटमेंट इधर जो आदमी होता है वो उसको उठा लेता है। हाँ। तो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, ड्रग्स, काउंटरफिट करेंसी और स्मॉल आर्म्स। तो ये हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब आपने देखा होगा, हालांकि इन चीजों का इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता है, जो टेररिस्ट हैं वो एक तरह से सुन्न हो गए हैं, शॉक्ड हो गए एक मोमेंट के लिए। पिछले 2-3 दिनों में मैं अखबार में पढ़ नहीं रहा हूं कि कोई बड़ी टेररिस्ट घटना हुई हो, क्योंकि टेररिस्ट घटना करने के लिए आपको लॉजिस्टिक्स चाहिए, आपको पैसा चाहिए। ये बात मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म इसको अभी ऑब्जर्व करना बेहतर रहेगा, ये जरूरी है। विवेक खरे जी, आपने करेंसी पे बहुत स्टडी किया है, और जैसा यहाँ पर एमएल शर्मा जी बोल रहे हैं कि इंक भी जर्मनी से आता है और कागज भी जर्मनी से आता है, लेकिन पाकिस्तान में भी वही होता है और काउंटरफीटिंग ज्यादा होती है। आपने नया नोट भी देखा है, आपको लगता है कि जो नई सुरक्षा जो उसमें मेजर्स लिए गए हैं वो काफी हैं कि काउंटरफीटिंग नहीं होगी? नहीं, देखिए मैडम कि क्राइम इज ऑलवेज अहेड ऑफ लॉ, ये अंग्रेजी का पहला फ्रेज है। ये जो गुनहगार है उसका दिमाग उसी में चलता रहेगा कि अच्छा इसको कैसे कॉपी करूं, उसको कैसे कॉपी करूं, और मैं असली जैसा उसको कैसे बनाऊं। ठीक है, क्योंकि उसका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत पर्टिकुलरली हाई डिनोमिनेशन और 500, 1000 और अभी तो 2000 की भी आ गई। खर्चा होगा 30-40 रुपया, प्रॉफिटेबिलिटी आप देखो। और दूसरा एक है फेक मेकर्स को और उसके इन्फिल्ट्रेटर्स को। एक दफा भारत के किसी नागरिक ने उसको असली करके स्वीकार कर लिया, उसका काम हो गया। एक बैंक नोट का, भाई साहब मेरे से एग्री करेंगे, एक बैंक नोट रिजर्व बैंक से सर्कुलेशन में आ गई या वो फेक वॉल्यूम की आ गई, जेन्युइन जैसी ब्रांड न्यू नोट, वो एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, उसका कम से कम लाइफ एक्सचेंज ऑफ हैंड्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो मिनिमम 400 बार है जी। और 500 रुपए की एक असली जैसी जाली नोट आपके इकोनॉमी को 2 लाख रुपए का डैमेज कर जाती है। ये 500 रुपए का डैमेज नहीं करती, ये हमारी गलतफहमी है। अच्छा, तो आपको लगता है कि अभी जो नए जो नोट आए हैं, जो ये अध्ययन कर रहा हूं, एक स्टेप जो है, आपको लगता है कि वो कितनी दूर जाएगा? क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज है जिस पर बार बार हर सरकार ये कहती है कि काला धन से लड़ना जरूरी है, उसके लिए एक बोल्ड स्टेप हम सब मान रहे हैं कि उठाया गया, लेकिन क्या ये कारगर है? अब कारीगर जब तक वो लोग उसका कॉपी नहीं कर लेते तब तक कारीगर है। हाँ, अभी वो कब तक कर पाएंगे? हाँ। नहीं कर पाएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये इफेक्टिव होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में इफेक्टिव। दूसरा सबसे बड़ी आज जो अचीवमेंट हुई है, हाँ। जिनके पास ये गोडाउन भरे पड़े हैं, हाँ। देश का, वो तो अभी कूड़ा हो गया। ये बहुत बड़ी चीज आपने बोली है। जिनके पास इसके पड़े हुए है, हाँ। जिस गरीब के पास, महिला के पास, अभी मेरी पत्नी ने परसों खबर आते उसने मेरे जेब से निकाल के लेती है रोज एक नोट, 2500 रुपए मुझे निकाल के दे दिया। अभी 2500 रुपए इज नॉट अ क्राइम। हाँ? तो ऐसी महिलाओं होंगे जो अपनी परिवार को चलाने के लिए, भाई बच्चे के लिए इमरजेंसी में पिता ना बोल रहा है लेकिन बेटी की खुशी के लिए चलो 200-500 रुपया खाने पीने के लिए दे दिया, ऐसा जो वो महिला बचा के रखती है घर में, उसके लिए कोई ना कोई 2.5 लाख तक उन्होंने परमिशन दे। लेकिन आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर उठाया है, सुधींद्र भदौरिया जी इसका जवाब, मैं आती हूँ सर, अभी आती हूँ, सुधींद्र भदौरिया जी इसका जवाब देंगे। सर, यूपी में कई बोरे ऐसे जले हुए नोटों के मिले, ठीक है, और जो विपक्षी पार्टियां हैं शुरुआत में तो शांत थी, चाहे वो कांग्रेस हो, उसमें से पी चिदम्बरम बोल रहे हैं और सुरजेवाला वहां पर बोल रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, खुद मुलायम सिंह यादव बोल रहे हैं, अखिलेश यादव चिट्ठी लिख रहे हैं पीएम को कि 30 नवंबर तक छूट दी जानी चाहिए। मायावती जी को हमने इतने दिन बाद बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाराजगी जताते देखा। तो पॉलिटिकल पार्टीज इतनी परेशान क्यों हैं? देखिए, आपने इस बहस को कई तरह से यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में जो प्रश्न उठाए गए हैं उनको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के साथ साथ जो अन्य परिप्रेक्ष्य हैं उनका संक्षेप में उत्तर दूं। हाँ, इसके 2 पहलू, उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। हाँ। इसके 2 पहलू हैं। देखिए, एक कि काले धन पर लड़ाई होनी चाहिए, ये देश में शुरू से चल रही है और कोई नई चीज नहीं है, और ये पहली बार कोशिश नहीं हुई है, पहले भी। और डीमोनेटाइजेशन का जहां तक प्रश्न है, यहाँ पर लोग हैं वो जानते होंगे कि मोरारजी देसाई ने भी डीमोनेटाइजेशन किया था और कई बार इस तरह की कोशिशें हो चुकी हैं। पर मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो मौजूदा
इस समय संकट है, उसको एक राजनीतिक संदर्भ भी है इसके पीछे, और उस राजनीतिक संदर्भ का उत्तर जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा नया नोट इजाद कर दिया है, उसका वो कोई नया स्वरूप ऐसा नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे जिससे यूरोप के अंदर क्या आतंकवाद को जानने पहचानने की मशीनें कम है? पेरिस से लेके, ब्रसल्स से लेके, लंदन से लेके जो बहुत बड़े विज्ञान के, बहुत बड़े स्पियोनाज के और बहुत बड़े सेंटर्स हैं जिनके, वो लोग भी ये नहीं रोक पा रहे हैं। और भारत के अंदर मैं आपको बतला दूं, आतंकवाद से अगर काला धन पैदा हुआ है, उससे कम बड़ा काला धन पंजाब के माध्यम से ड्रग मनी से नहीं पैदा हुआ है। पंजाब में वहां पर बीजेपी की और अकाली दल की सरकार है। बीजेपी की एक विधायक जो सिद्धू जी की पत्नी है, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की गाड़ियों तक में इस तरह के ड्रग के धंधे हो रहे थे क्योंकि वो सरकार में मंत्री थे, उन पर। और पठानकोट का जो आतंकवादी हमला था, उन आप पता कर लीजिएगा, उसके कहीं ना कहीं डोर या रिश्ते जुड़े हुए हैं उस समय के ड्रग के धंधे से भी। मैं कहना संक्षेप में ये चाहता हूं, आज आपने काले धन पर हमला करने की कोशिश होनी चाहिए थी, पर क्या ये कोशिश हो कि आपने जो जनसाधारण लोग हैं, महिलाएं मैं देख रहा हूं अस्पताल में जा रही हैं, सुधीर भदौरिया जी, वो ठीक है, वो हम लगातार दिखा रहे हैं। नहीं, वो खबरें हम लगातार दिखा रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं, आपके कहने का ये मतलब है कि अगर छोटे कदम भी भारत उठा रहा है तो वो ना उठाए क्योंकि वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि, क्योंकि कहीं दुनिया में इफेक्टिव नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये छोटे कदम नहीं है, ये जैसे सर्जिकल स्ट्राइक को कुछ लोगों ने फर्जिकल स्ट्राइक कहा, मैं ये कहना चाहता हूं इसी तरह का ये काले धन पर हमारा ये मानना है एक तरह का चुनाव के मौके पर, क्योंकि हमारी देश की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। चुनाव के दौरान रामदेव जी ने इनकी अगुवाई में कहा कि इस सारा काला धन विदेशों में जमा है। इस बात को इन्होंने भी कहा, राजनाथ सिंह जी ने भी कहा और प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोरों शोरों में कहा कि हम कुछ ही हफ्ते में ये सारा काला धन ले आएंगे और हर नागरिक के खाते में यहाँ पर 15 लाख रुपया पहुंचेगा। चुनाव के बाद ये कदम उठाते तो ठीक था। देखिए, अगर वो 15 लाख रुपया में 1500 रुपया भी आया होता तो हम समझते कि काला धन मिलेगा और काले धन पर रोक लगेगी। भदौरिया जी, फिर तो ये बात वही हुई ना, 1500 रुपया भी नहीं आया है और ये अब इसको इस तरह का हमला करके ये कोशिश कर रहे हैं। ये बात आप जो कह रहे हैं ये तो फिर वही हुआ कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले। जी नहीं, हमारा ये कहना है कि ये अपने जो इनके फेलियर्स हैं उनको छुपाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश है। ये जनता को सही बात नहीं बतला रहे हैं। ये काले धन पर कोई इनका प्रहार नहीं है, इनका प्रहार केवल इस बात के लिए है कि किसी तरह से जो किसानों को ये राहत नहीं दे पाए हैं उनकी उचित पैदावार की, जो रोजगार नहीं दे पाए हैं नौजवानों को, 2 करोड़ रोजगार का वादा था, 1 लाख रोजगार नहीं बल्कि पार्लियामेंट में कहा है कि हम रोजगार दे ही नहीं सकते। ये जुमला था, तो ये जो जुमले थे इनके वो वैसे काले धन पर भी हो जाएगा। भदौरिया जी, अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो पार्टियां विरोध कर रही हैं, वो एक्सपोज हो गई हैं। आप सोचिएगा इस पे, अगले सेगमेंट में आपसे जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं।